प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्षितिज पुस्तक जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसमें गद्य और पद्य खंड दोनों हैं। सबसे पहले हम गद्य खंड पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल, जैसा कि हम जानते हैं, गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम यह जानेंगे कि हिंदी साहित्य के दो पक्ष हैं, एक है पद्य खंड और एक है गद्य खंड। पद्य खंड भाव प्रधान होता है और गद्य खंड विचार प्रधान होता है। तो गद्य के बारे में कुछ विद्वानों द्वारा जो कुछ कथन कहे गए हैं, उस पर हम लोग पहले ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। गद्य जो है वो जीवन संग्राम की भाषा है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि रहे हैं और वो विद्रोही कवि के रूप में, क्रांतिकारी कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। अगले विचारक के रूप में या अगली विचार जो है, यदि गद्य नहीं होगा, यहाँ पद्य होगा। यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। यह हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं। यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। और अंत में, अच्छा गद्य लिखने की कला चीज़ों को उसके सही नाम से पुकारने की कला है। ये रैल्फ फॉक्स का कथन है। तो ये गद्य के संबंध में अनेक विद्वानों द्वारा जो कथन कहे गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद जी एक कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट की पद पर प्रतिष्ठित हैं, या इनको उपाधि प्राप्त है। और इनका जीवन बड़ा सरल रहा है। ये जीवन में यथार्थ को इन्होंने अपने जीवन में अधिक महत्व दिया है। मतलब यथार्थ का मतलब जो वास्तविक है, जो है वही दिखना चाहिए, उनका ऐसा ही मानना था। प्रेमचंद के बारे में आइए हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कि प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। बचपन ही अभाव में बीता, मतलब आर्थिक कमी थी इनके घर में, और इनके बचपन का नाम या मूल नाम हम कह सकते हैं धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। बहुत अधिक ये जीवित नहीं रहे, लेकिन जितना भी रहे उसमें काफ़ी योगदान इन्होंने हिंदी साहित्य को दिया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में या 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान,
इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये सभी इनके उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति इनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता माना जाता है, यह विशेषता उनकी है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। यहाँ जो पाठ आप में संकलित है उसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। परोक्ष रूप से मतलब जो दिखाई न दे, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। तो कि जो कहानी तो बैलों के संदर्भ में है, लेकिन उसका एक मतलब जो है कि यह आज़ादी के पूर्व लिखा गया है और लोगों को यह जागरूक करने के लिए कि अगर बैल जानवर होते हुए अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं लड़ सकते। यह कहानी जो है वो लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपनी स्वतंत्रता को लड़कर प्राप्त कर सकें, संघर्ष करके प्राप्त कर सकें। इस कहानी में यही दिखाया गया है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। हितोपदेश और पंचतंत्र, जैसे पंचतंत्र में जानवरों के माध्यम से नीतिपरक कहानियाँ कही गई जो सभी के लिए प्रेरणादायक होती है, उसी प्रकार यह कहानी भी हम सभी के लिए प्रेरणादायी होगा। हम कुछ न कुछ इस कहानी से अवश्य सीखेंगे। यह प्रेमचंद की कहानी से हमें प्राप्त होने वाला है। कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।